गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास का चैप्टर करने जा रहे हैं, वो भी हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका पहला पार्ट हमने कर लिया था और दूसरा पार्ट भी कर लिया था। आज दूसरे पार्ट का दूसरा भाग करने जा रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट डिड लिबरल लेसनिज्म स्टैंड फॉर, तो ये दिया गया है। उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने हैं? लिबरल होता है उदारवादी, ठीक है। और देखते हैं इस फर्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया गया है कि यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े थे। यानी नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीयवादी जो विचार थे ना, वो 19वीं सेंचुरी में पूरे यूरोप में जो उदारवादी विचार थे उनसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, ठीक है, नज़दीकी से। उसके बाद उदारवाद था लिबरलिज्म, जिसका उदारवाद का जन्म है वो लैटिन भाषा के लाइबर से हुआ है, जिसका मतलब होता है अर्थ होता है फ्री, यानी आज़ाद, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नए मध्य वर्गों के उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। जो नए मिडिल क्लास के जो लोग आ रहे थे वो लिबरलिज्म का अलग ही स्टूड यानी अर्थ समझ रहे थे फ्रीडम का, ठीक है। वो समझ रहे थे कि सभी को इक्वालिटी मिल चुकी है और कानून के समक्ष इक्वालिटी है, ठीक है। व्यक्तिगत रूप से इक्वालिटी मिली हुई है, समानता मिली हुई है, ठीक है, और कानून के समक्ष भी सबको बराबर रखा गया है। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था, यानी राजनीतिक पॉलिटिकल था, वो ऐसे राजनीतिक सरकार पर कहने मतलब ये है कि राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था। जो राजनीतिक दल था वो क्या करता था, राजनीतिक रूप से उदारवाद एक जो लिबरलिज्म था वो एक अलग ही ऐसी सरकार पर जोर देता था। एम्फेसिस यानी जोर देना, दबाव डालना, ठीक है। कौन सी? जो सबकी सहमति से बनी हो, बाय कंसेंट यानी सहमति से, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति के बाद निरंकुश शासक थे। रिवॉल्यूशन जो हुई थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद उदारवादी जितने भी थे उनके तहत हम देखते हैं तो यहाँ पर ऑटोक्रेसी जो कुलीन वर्ग के जो लोग थे और क्लेरिकल जो पादरी वर्ग थे उनको विशेष अधिकार प्राप्त थे। उनको क्या है, उनकी एंड हो गया, यानी समाप्ति हो गई, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 19वीं फ्रांस की क्रांति के बाद उदारवाद निरंकुश शासक पादरी वर्ग जो विशेष अधिकार प्राप्त थे उनकी समाप्ति हो गई। संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्ष हुआ था, यानी उनके हक में आ गए थे। अब कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण हुआ था, निर्माण होने के बाद जितने भी प्रतिनिधि थे वो सरकार और पार्लियामेंट के यानी संसद के पक्षधर में थे। उसके बाद 19वीं सेंचुरी में देखें तो 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व को भी अनिवार्यता पर बल दे रहे थे। यानी वो कह रहे थे कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, निजी संपत्ति, उसको भी क्या है स्वामित्व के अधिकार में रखा जाए, ठीक है। उसके बाद देखें सेकंड पैराग्राफ में तो यहाँ पर, लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष सबकी बराबरी हो, ठीक है, और सबको मताधिकार प्राप्त हो। यानी सफरेज का मतलब होता है सार्वभौमिक मताधिकार, सबको वोट डालने का अधिकार। तो ये जरूरी नहीं है कि कानून के समक्ष सबको बराबरी तो मिल गई लेकिन वोट डालने का अधिकार मिल जाए, ठीक है, ये जरूरी नहीं था। हमें या तुमको आपको याद भी होगा कि फ्रांस की क्रांति के दौरान कि उन्हीं लोगों को वोट डालने का अधिकार था जो कि
जिनके पास क्या है प्रॉपर्टी ओवनिंग मैन यानी स्वयं की संपत्ति हो, जो रिच मैन हो, ठीक है। और राजनीतिक रूप से वहाँ मत देने के या चुने जाने का अधिकार उन्हीं को था सिर्फ, ठीक है। पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट देखें प्रयोग के आधार पर, तो उन्हीं को ही सिर्फ वोट डालने का अधिकार था जिनके पास संपत्ति थी। और दूसरी तरफ देखें वहाँ पर पुरुष और जो महिलाएं जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था, उनको वंचित रखा गया था। फिर आगे देखें, केवल थोड़े समय के लिए ही, ओनली ब्रीफ, थोड़े समय के लिए जैकोबिन जो पार्टी आई थी उनके तहत क्या है लोगों को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ था, ठीक है, थोड़े समय के लिए। मगर नेपोलियन संहिता जब लागू हुई थी, नेपोलियन कोड 1804 में, तब यह सीमित मताधिकार वापस आई और लोगों को क्या है उसने महिलाओं को वे संपत्ति का अधिकार बना दिया था। उन्होंने नेपोलियन ने बोला कि महिलाएं पर सिर्फ उनके पतियों तथा उनके पिताओं का हक है, ठीक है, ये बताया। तो महिलाओं की स्थिति तो बहुत ख़राब हो गई थी, उनको संपत्ति बता दिया गया नेपोलियन के द्वारा, उन्हीं का अधिकार होगा सिर्फ पतियों का और उनके पिताओं का। संपूर्ण 19वीं सदी तक तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में देखें महिलाएं और संपत्ति विहीन जितने भी पुरुष थे, ठीक है, उन्होंने क्या राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए बहुत सारे आंदोलन चलाए अपने राइट्स प्राप्त करने के लिए, ठीक है। आगे देखें, आर्थिक क्षेत्र में देखें तो यहाँ पर उदारवाद, लिबरलिज्म था, ठीक है, और बाज़ारों की मुक्ति, चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर क्या हो गया, उनकी जो कर लगाए जाते थे, नियंत्रण किया जाता, उनको ख़त्म कर दिया गया, एबॉलिशन यानी ख़त्म कर दिया गया। फिर आगे देखें, 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्य वर्गों का 19वीं सदी के दौरान एक मिडिल क्लास के जो उभरते हुए जो लोग थे उनकी एक ज़बरदस्त डिमांड उठी। क्या उठी? हम 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण लें तो हम देखेंगे फर्स्ट जो कि 19वीं शताब्दी के पहले भाग में देखें तो वहाँ जर्मन भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती थी, उन्हीं का दबदबा था। जब नेपोलियन आया प्रशासनिक सेवा में, ठीक है, तब क्या है देखते हैं। नेपोलियन आया तब क्या हुआ, नेपोलियन आया तो उसने क्या एक 39 राज्यों का एक स्टेट बना दिया, महासंघ जिसको बोलते हैं, कन्फेडरेशन, ठीक है, महासंघ। उसके बाद 39 राज्यों को एक महासंघ बना दिया इकट्ठा करके उनने, और फिर उसके बाद क्या किया, उसमें प्रत्येक की अपनी अपनी मुद्रा करेंसी चलती थी और वहाँ पर उनकी नाप तोल मेजरमेंट चलती थी अलग अलग 39 राज्यों में। तो अठारह के दौरान देखें तो हैम्सबर्ग और न्यूनबर्ग जाकर अपना माप तोल बेचने वाले एक व्यापारी 11 सीमा शुल्कों के नाकों पर गुजरना पड़ता था उसको। अगर 1837 की बात करें, एक व्यापारी को न्यूमेरबर्ग से हैम्सबर्ग से न्यूनबर्ग की तरफ जाने से उसको 11 नाकों जाना पड़ता था और उसको 11 नाकों से बैरियर से क्या कस्टम बैरियर से गुजरना पड़ता था उसको, तो वहाँ टैक्स देना पड़ता था अलग अलग। तो आगे देखते हैं क्या है। फिर और हर बार उससे क्या है 5% टैक्स देना पड़ता था, हर सीमा शुल्क पर 5% टैक्स, ठीक है। शुल्क अक्सर वस्तुओं या वजन के हिसाब से लगाए जाते थे। अब
टैक्स भी था वो क्या है उसके लेवल के अकॉर्डिंग, वेट और मेजरमेंट के अकॉर्डिंग सामान के लगाया जाता था। ठीक है। उसके बाद देखें, चूँकि हर क्षेत्र में अपनी अपनी नाप तोल थी, हर क्षेत्र में क्या थे, अलग अलग नाप तोल थी, इन्वॉल्व थी, और उसी के हिसाब लगाने में समय लगता था और कैलकुलेशन निकालने में टाइम भी ज़्यादा लग जाता था, कितना हुआ कैसे हुआ। तो अगर बात करें एक मसलन की कपड़े की, फॉर एग्जांपल ए मेजर ऑफ क्लॉथ, एक कपड़े की बात करें तो एल एक इकाई है। ठीक है, एल क्या है, एक इकाई है मेजरमेंट की। तो जिसकी लंबाई हर जगह क्या है डिफरेंट, अलग अलग होती जाती थी, बदलती जाती। अगर एक कपड़े की, अगर एक कपड़ा फ्रैंकफर्ट में ख़रीदा जाता तो उसकी लंबाई वहाँ 54.7 थी, तो वही मेंस में जाकर 55.1 हो जाती और न्यूमेर वर्ग में 65.6 और फ्राई वर्ग में 53.5 हो जाती। तो देख लो कितना अलग अलग हो गया, डिफरेंट हर जगह। तो ये इन्हीं डिफरेंस को क्या है नेपोलियन ख़त्म करेगा। देखते हैं आगे क्या बोलता है। वाणिज्य वर्ग ऐसी परिस्थितियों के लिए, इन कंडीशन के लिए क्या है, वाणिज्य वर्ग ने कॉमर्शियल क्लासेस जो वाणिज्य वर्ग होती है, इन कंडीशन से बचने के लिए आर्थिक विनिमय और विकास बाधक मानते हुए ऐसे अनेक बाधाओं को क्या है दूर किया, जो कि किन के बीच में आ जाता था, गुड्स, पीपल्स और कैपिटल के, इनके मध्य बाधा जो भी आती थी उनको क्या दूर करने का निर्णय लिया गया। ठीक है। 1834 में देखें तो कस्टम यूनियन ने एक जोल्वेरिन, जो कस्टम यूनियन है, तो जोल्वेरिन एक संस्था बनाई जिसका नाम कस्टम यूनियन को ही जोल्वेरिन बोलते हैं। ये एक संस्था है, ठीक है, जो पर्सा के पहल से, पर्सिया के यानी पर्सा के पहल से क्या है ये सेटअप की गई थी या ज्वाइन की गई थी, लागू की गई थी, स्थापित की गई थी। और मोस्टल जितने भी जर्मन स्टेट है सभी इसमें इंक्लूड शामिल हो गए। फिर यह इस संघ से शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया। जितने भी 11 बैरियर थे, 12 बैरियर थे, जिनको सभी 13 बैरियर यानी सीमा शुल्क जितने भी बाधा थे उनको हटा दिया गया, एबॉलिश ख़त्म कर दिया गया। फिर करेंसी थी वो 32 थी, 30 से अबो थी, ओवर अबो थी, उसको हटाकर सिर्फ 2 कर दी गई। कितनी कर दी गई? सिर्फ 2 लागू कर दी गई पूरे जर्मन स्टेट में। ठीक है। इसके अलावा रेलवे का जाल भी नेटवर्क भी बिछाया गया, तेज़ी से विकास हो जिसके कारण और गतिशीलता और अधिक बढ़ गई। ठीक है। इकोनॉमिक स्तर है वो और तेज़ी से बढ़ा और जो कि राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक बना। उसके बाद देखें उस समय व्यापक राष्ट्रवादी, ठीक है, राष्ट्रवादी विचारधारा या भावना आर्थिक राष्ट्रवाद के रूप में और अधिक मजबूत होती गई। ठीक है, समय के साथ साथ और अधिक मजबूत होती गई या जागरूक होती गई। तो ये बताया गया, तो इसको रीड करना अच्छे से। थैंक यू।